फिजिक्स के इस कोर्स में। तो ये क्वांटम केमिस्ट्री का एक्चुअली कोर्स होगा, लेकिन क्योंकि ये क्वांटम से जुड़ा हुआ है, क्वांटम वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें शुरुआत के काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इसमें शुरुआत का क्वांटम फिजिक्स का ही है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्वांटम फिजिक्स होती क्या है। हमने क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है, हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, हमने हीट के बारे में पढ़ा, हमने फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, लेकिन ये क्वांटम फिजिक्स होती क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये एग्जिस्टेंस में किस तरह से आई और क्या इसके पीछे किन किन का योगदान रहा, ये हम सब धीरे धीरे करके जानेंगे। तो देखिए, कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स रहे एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जिन्होंने काफ़ी डिबेट स्टार्ट की। तो हम बात करते हैं सर आइजैक न्यूटन के ज़माने से। एक जाने माने फिगर फिजिक्स की दुनिया में जाने माने फिगर रहे, करीब 150 सालों तक इनकी बादशाहत रही फिजिक्स के, उसमें इनके जो आइडियाज थे। इसका रीजन ये था कि काफी पॉपुलर साइंटिस्ट थे उस जमाने के, उन्होंने जो लॉज दिए थे वो काफी ज्यादा सही हो रहे थे। इन्होंने बताया कि जो लाइट है, तो जो सारा जो डिस्क्रिप्शन है ये सब लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जो लाइट है LIGHT लाइट, ये बनी किससे है इन्होंने बताया। क्योंकि साइंस में हम बात करते हैं कि ये चीज बन किससे बनी है, इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, ठीक है ना, ये किस तरह से बिहेव करेगी, इसकी केमिकल लॉ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एटसेट्रा। तो उन्होंने बताया कि लाइट जो है वो वास्तव में पार्टिकल्स से बनी है, ठीक है, यानी कि लाइट की जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है जिन्हें कॉर्पस्क्यूल्स कहा जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इससे लाइट बनी है। उन्होंने कई सारे जो मॉडल्स थे, उन्होंने इसी के आधार पर उन्होंने एक्सप्लेन किए। तो पहला मॉडल तो ये था कि शेडो बनती है किसी चीज की। तो अभी जैसे किसी चीज की भी शेडो बनती है, अभी हम शेडो बना के देखते हैं किसी चीज की और देखते हैं कि वो कॉर्पस्क्यूल मॉडल से किस तरह से, यानी कि जो न्यूटन सर का जो मॉडल था कि लाइट पार्टिकल से बनी होती है, उसे उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया। तो मेरे पास एक लाइट सोर्स है, आप देख सकते हैं, एक बल्ब है, और यहाँ ये जो दीवार है यहाँ पे हम शेडो बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसे जब मैं दीवार के पास रखता हूँ तो उसकी शेडो बन रही है। तो सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल्स से बनी होती है, और पार्टिकल्स जो लाइट के पार्टिकल्स हैं ये इस ऑब्जेक्ट से पार नहीं हो पाते, इसलिए शेडो कास्ट करते हैं। ये बात तो ठीक हमें समझ में आया, ये तो ठीक बात थी, लेकिन आप ये बताइए कि ये जो ग्लास है, क्योंकि ग्लास भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और यदि लाइट यदि पार्टिकल से मिलकर बनी है तो ग्लास के पार क्यों पार्टिकल चले जाते हैं। ग्लास की भी शेडो बननी चाहिए थी, देखिए थोड़ी बहुत शेडो बन रही है, लेकिन ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी शेडो जनरली नहीं बनती। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि पार्टिकल्स तो दोनों से टकरा के वापस आने चाहिए थे, उनके पार नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के पार क्यों चले जाते हैं और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के पार लाइट के पार्टिकल्स क्यों नहीं जाते, ये जरा आप सोचिए। उन्होंने एक्सप्लेन किया, आपने देखा होगा जब प्रिज्म से हम लाइट पास कराते हैं तो 7 कलरों में टूट जाती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो कलर होता है स्पेक्ट्रम के वो रेड होता है, और सबसे जो नीचे कलर होता है वो वायलेट होता है। तो उन्होंने बताया, इसका भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि जो लाइट के अलग अलग कलर की लाइट है वो अलग अलग कलर के पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी कि हर एक कलर के लाइट के लिए अलग तरह के पार्टिकल्स हैं। तो ये उन्होंने बताया। जो ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये हमने ग्लास पर सनलाइट डाली है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। और ये एक प्रिज्म है, मैं इसके सामने रख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि नीचे और ऊपर दोनों तरह डिब्बा बन रहा है। आप देखिए ध्यान से, आप देखेंगे कि जो नीचे वाला है, जैसे आप नॉर्मली बनाते हैं प्रिज्म से विबग्योर, तो देखिए नीचे वाला जो है वो लाइन बाई लाइन है विबग्योर से। तो देखिए पहले रेड है, फिर लास्ट में पर्पल है, ठीक है। फिर ये ऊपर तरह के कलर उतने तरह के लाइट के पार्टिकल्स, सफेद रंग की लाइट सफेद रंग का पार्टिकल, ये सब उन्होंने बता दिया। अच्छा था, काफी उन्हें पॉपुलैरिटी मिल रही थी, उन पर कोई ऑब्जेक्शन करने वाला भी नहीं था, क्योंकि उस समय उनके लेवल का कोई साइंटिस्ट भी नहीं था। डिबेट आगे बढ़ती है,
और मुझे सन तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद सर थॉमस यंग एक साइंटिस्ट रहे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिन्होंने डिबेट को दोबारा से स्टार्ट कर दिया। थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्लिट ली जिसे हम आज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक सोर्स था, ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्रीन थी। तो उन्होंने यहाँ से ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स था, तो जब ये लाइट इन दो स्लिट से पास होती है तो यहाँ पे हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि यदि हम पार्टिकल प्रॉपर्टी की, लाइट की हम पार्टिकल नेचर की बात करें और पार्टिकल नेचर को ही मान लें, तो इस तरह का कुछ भी फिनोमेनन हमें देखने को मिल ही नहीं सकता। तो फिर ऑब्जेक्शन हुआ कि वास्तव में लाइट पार्टिकल ही है। यदि पार्टिकल है लाइट, तो यानी कि लाइट पार्टिकल से बनी है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे शो हो रहा है? यदि लाइट पार्टिकल से बनी है तो लाइट की पार्टिकल प्रॉपर्टी का यूज करके हम इंटरफेरेंस पैटर्न को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लाइट के इंटरफेरेंस को केवल वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन किया जा सकता। इसके बाद इससे पहले क्रिश्चियन हाइगन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कहा था कि जो लाइट है वो पार्टिकल से नहीं वेव से बनी है, और उन्होंने कुछ वेव फ्रंट जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए, लेकिन क्योंकि उस समय न्यूटन साहब की बहुत एक रेपुटेशन थी तो उनकी कोई सुनता नहीं था। फिर थॉमस यंग ने जब ये दिया तो लोग क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इस पे कोई भी नकार नहीं सकता ऐसे, तो लोगों ने सोचा इस पे। इसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो एक तो ये पहली स्टोरी थी कि ऐसा हुआ था। हाँ, तो अभी सब लोग मानने लगे कि लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं वेव है, क्योंकि एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आ गया था। इसके बाद ये जो वेव प्रॉपर्टी है लाइट की, इसे एक और एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया, उसका नाम था डिफ्रैक्शन। आपने पढ़ा होगा, यदि आप फिजिक्स बैकग्राउंड से रहे हैं अपने 10+2 में, तो आपने पढ़ा होगा एक एक्सपेरिमेंट होता है डिफ्रैक्शन। इसे हम आगे इस लेक्चर में परफॉर्म करेंगे। इसे दो साइंटिस्ट ने किया था, एक तो फ्रॉनहोफर और एक फ्रेंजल। ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फ्रॉनहोफर, एक का नाम था फ्रेंजल। उन्होंने अलग अलग किया था, तो एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, एक फ्रेंजल डिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। डिफ्रैक्शन को भी केवल वेव थ्योरी के आधार पर ही एक्सप्लेन किया जा सका। तो अब एक काफी दुविधा हो गई कि पार्टिकल प्रॉपर्टी को माने या वेव थ्योरी को माने, लेकिन क्योंकि वेव थ्योरी के केस में एविडेंस ज्यादा थे और काफी अच्छे एविडेंस थे, तो अब ये साबित हो चुका था कि लाइट जो है वो एक वेव है, लाइट इज अ वेव एंड नॉट अ पार्टिकल, ठीक है। तो ये एस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने दोबारा से हलचल कर दी। वो क्या हुआ? वो हुआ एक और एक्सपेरिमेंट किया गया और उसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब भी किसी मेटल पर कोई सूटेबल लाइट डाली जाती है, तब वो उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के निकल जाते हैं। यानी कि यदि कोई फोटो सेल लगाया जाए और उस पर लाइट डाली जाए, तो आपको सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट आप ऑब्जर्व करेंगे। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो इसे भी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, तो उन्होंने करने का ट्राई किया। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो हमें रिजल्ट मिले थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था तो रिजल्ट थे कि 10⁹ सेकंड, जैसे आप लाइट डालते हैं तो 10⁹ सेकंड यानी कि 1 नैनो सेकंड से भी कम में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। दूसरा, किसी भी मेटल के लिए, जैसे एल्यूमिनियम मेटल है, तो उसके लिए एक वेवलेंथ होती है, कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं जिसे, तो उसे कट ऑफ वेवलेंथ कहा गया लैम्डा नॉट। ये वेवलेंथ क्या होती है? यदि इस वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट आपने डाली तो किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो केवल लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि
आप कितनी भी तेज लाइट डालें, ठीक है ना, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो लाइट की वो सपोज कीजिए कि आपने एल्यूमिनियम पर एक अल्ट्रावायलेट रे लाइट डाली और एक रेड लाइट डाली, तो दोनों केसेस में आपने इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी काइनेटिक एनर्जी आपने मेजर की, तो अल्ट्रावायलेट लाइट के केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की एज कम्पेयर टू द रेड लाइट, भले ही आप कितनी भी तेज रेड लाइट उस पर डालें। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था। इसे वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, तो अभी तक तो बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही थी वेव थ्योरी को कि भाई उसने पार्टिकल न्यूटन साहब की थ्योरी को धूल से हटा दी, लेकिन अब ये था कि उसने उसे खुद मुंह की खानी पड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ, अब इसे पार्टिकल प्रॉपर्टी से किस तरह समझाया जा सका, उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कहा था कि जो लाइट है वो वेव से, लाइट एक वेव नहीं है, लाइट डिस्क्रीट क्वांटा से मिलकर बनी है, क्वांटा, ठीक है ना। और ये क्वांटा क्या होते हैं, ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये बहुत आगे जाकर आता है कि क्वांटा किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, ये क्वांटाइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं। तो लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, क्वांटा कहा जाता है, वो खुद की एनर्जी कैरी करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि कितने क्वांटा आपके पास हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक क्वांटा की एनर्जी से, तो आपके पास उस जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आया। अब एक ऑब्जर्वेशन ये आया कि एक चीज होती है वर्क फंक्शन, मेटल का वर्क फंक्शन, जिसे 5 से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है Sc/λ नॉट। लैम्डा नॉट क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। अब इंटेंसिटी का क्या मतलब है, इंटेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स आप ज्यादा कर देते हैं इन क्वांटा, ये जो क्वांटा है नहीं, हमने बात में फोटॉन्स का, फोटॉन्स। तो आपने क्या करा, इंटेंसिटी बढ़ाने से आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, लेकिन अभी भी जैसे मान लीजिए इस समय जो फोटॉन्स आप भेज रहे हैं उसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से कम है, तो वर्क फंक्शन से कम है मतलब जो लाइट है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो आप भले ही कितने भी ज्यादा भेजें, हर एक जो क्वांटा है उसे एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन क्योंकि वो एनर्जी उस क्वांटम उस फोटोन की एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से कम है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। लेकिन यदि आप कम भेजते हैं, भले इंटेंसिटी, इसलिए इंटेंसिटी कोई मैटर नहीं करती, लेकिन यदि आप इस कट ऑफ वेवलेंथ से कम वेवलेंथ वाली लाइट भेजते हैं, तो जो फोटॉन्स की एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। तो भले ही यदि कम भी भेजें, यदि बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट भी भेजें, तो आराम से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देंगे। तो इस तरह से उन्होंने बताया। तो ये केवल लाइट की डिस्क्रीट प्रॉपर्टी की बेसिस पर एक्सप्लेन किया जा सका, और इसीलिए इस केस में वेव थ्योरी फेल हो गई। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, यदि आपने कोई लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, इतना तो जो एनर्जी आपने दी थी इतनी तो वर्क फंक्शन को अटेन करने में लग गई, फिर बाकी जो बची वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो Hc/λ, जो एनर्जी आपने दी माइनस Hc/5 लैम्डा नॉट, ठीक है ना। ये जो इंसिडेंट एनर्जी, इसे आप 5 भी लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन। जो कि अच्छा, जो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये एक था। अब बढ़ते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ, जिसने क्वांटम फिजिक्स को एक इनविटेशन दिया। अच्छा, एक क्वांटम फिजिक्स का इनविटेशन कैसे था, देखिए ये क्वांटा वर्ड आया यहाँ पे। क्वांटा का मतलब क्या है, क्वांटा का मतलब है कि बहुत छोटा कुछ, यानी कि ये जो कॉन्टिन्यूअस टाइप कुछ दिख रहा है उसमें भी आपने कुछ बहुत छोटा सा डिस्कवर कर लिया, ठीक है ना। वो एनर्जी पैकेट, वो बहुत स्मॉल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो था, यानी कि आपने बहुत स्मॉल स्केल पर काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि कुछ यानी कि जो फिनोमिनन थे वो किससे गाइड हो रहे थे, इससे बहुत छोटे से पार्टिकल से, यानी कि एक स्मूथ दिखने वाली फील्ड का क्वांटाइजेशन हो गया। तो उसी क्वांटाइजेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, इसे एक्सप्लेन किया जा सका। तो इसीलिए
ये एक इन्विटेशन था। अब एक फोटॉन्स किस तरह से, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होता है उससे फोटॉन्स किस तरह से पैदा होते हैं, ये आगे आता है, क्वांटम फील्ड थ्योरी होती है, तो आगे बाद में डेवलप हुई। तो इसी तरह ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने क्वांटम फिजिक्स को एक इन्विटेशन दिया। तो ये 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में किए गए थे, जब क्वांटम फिजिक्स एक जन्म ले रही थी। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। इसे वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, ये मैंने बता दिया। और किस तरह पार्टिकल प्रॉपर्टी, पार्टिकल ये जो फोटॉन्स हैं इन्हें हमने माना कि ये लाइट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सीधी बात ये समझ लीजिए। और इस तरह से ये, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। जो अगली प्रॉब्लम थी वो थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। अच्छा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है और ये ग्राफ वगैरह क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा जो सूरज का जो रंग होता है, ठीक है, जो सन का कलर होता है, जब वो एकदम गर्म होता है तब वो एकदम येलो वाइट कलर का होता है। कोई भी चीज जब सबसे गर्म होती है तो एक पार्टिकुलर कलर इमिट करती है, ठीक है। जैसे जब कोई बल्ब गर्म होता है, काफी गर्म, तो वो येलो कलर का ही दिखेगा, वो रेड का कभी नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो जो भी सबसे ज्यादा गर्म चीज होती है वो या तो येलो होती है या येलो से थोड़ा पीछे, ये येलो ग्रीन इस तरह की येलोइश कलर की होती हैं, ब्राइट येलो, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रॉब्लम, ये जो ग्राफ है ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम वर्सेस लैम्डा वेवलेंथ के बीच है। अब ये ड्रॉ क्यों किया गया है, तो एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडीज होती हैं, यानी कि बिल्कुल काली होती हैं, वो क्या करती है, सारी जो रेडिएशन उसमें पड़ती है वो अब्सॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, और फिर अलग अलग और फिर वो रेडिएशन एमिट करती हैं। जो वो रेडिएशन है वो उसमें एक सिंगल वेवलेंथ नहीं होती, काफी सारी वेवलेंथ होती हैं, ठीक है। तो ये जो सारी वेवलेंथ होती हैं इसी को हम कहते हैं, और इस सारी वेवलेंथ का निकलना, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई, ठीक है। तो रेले दो साइंटिस्ट थे, रेले और जीन्स। इन्होंने एक लॉ डिराइव किया। इन्होंने लॉ जो डिराइव किया था वो किस लिए किया था, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन एन एनक्लोजर। मान लीजिए कोई एक एनक्लोजर है, एनक्लोजर मतलब कोई एक बंद डिब्बा है, बंद डिब्बे में आपने पहले रेडिएशन डाल दी, जब रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर ली तो आपने डिब्बा बंद कर दिया। उसके अंदर आपने देखा कि जो भी एनर्जी है उसके अंदर, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो उसकी वेवलेंथ रेंज, ठीक है ना। आपने देखा जैसे आपने एक डिब्बा लिया, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने इंसिडेंट की, ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली, फिर आपने डिब्बा बंद कर दिया, फिर आपने खोलकर क्या देखा आपने कि लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी कि आपने एक वेवलेंथ रेंज पकड़ी लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी कि लैम्डा से थोड़ा ज्यादा, लैम्डा और लैम्डा से थोड़ा ज्यादा, इसके बीच में इसके ये जो वेवलेंथ रेंज है, हम इसके बीच की एनर्जी देखेंगे। तो आपने उसके बीच की एनर्जी देखी और उसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए कुछ एनर्जी ई आई, उसको हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो वो आ गया इसके बराबर, यू लैम्डा के बराबर। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी थी, रेले और जीन्स ने लॉ डिराइव किया, किसके बेसिस पर, देखो किसी भी एनक्लोजर में स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, जब दो स्ट्रिंग्स को स्टेशनरी रखा जाता है, जो स्ट्रिंग के दो छोर होते हैं उनको जो स्टेशनरी रखा जाता है, उन पे जो वेव्स बनती हैं उन्हें हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। अभी आगे जाकर हम दिखाएंगे। तो स्टेशनरी वेव्स के कॉन्सेप्ट का यूज करके और क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स का यूज करके रेले ने एक लॉ डिराइव किया, जो किस को इक्वेट करता था, टेम्परेचर को और एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम को, ठीक है। तो उन्होंने ये लिखाया U लैम्डा इक्वल टू 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 KT, ये उन्होंने डिराइव किया।
यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम लैम्डा, जैसे जैसे हम वेवलेंथ घटाते जाएंगे, या मान लीजिए सबसे पहले वेवलेंथ बढ़ाते हैं, यदि आप वेवलेंथ बढ़ाते जाएं किसी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, जैसे आप जो उस डिब्बे में है, ठीक है ना, यदि हम ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे क्या कहें, जैसे आपने वेवलेंथ रेंज देखी, लेकिन ये जो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू इस वेवलेंथ रेंज की वो काफी ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब 5000 नैनोमीटर इस टाइप की, मतलब काफी ज्यादा है, ठीक है। तो उस केस में जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, तो आप देखिए कि यदि लैम्डा बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, यानी कि आपको इस वेवलेंथ रेंज में जो कि काफी ज्यादा है न्यूमेरिकली, तो आपको उसकी एनर्जी डेंसिटी काफी कम देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आप वेवलेंथ घटाते चले जाएं बहुत छोटी वेवलेंथ पर यदि आप एनर्जी डेंसिटी इन्वेस्टिगेट करें, तो आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर चला जा रहा है, यानी कि इन्फिनिटी पे चला जा रहा है, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट साइड है वेवलेंथ की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो अल्ट्रावायलेट साइड है और उससे पीछे की जो साइड है, उस पर ये जो एनर्जी डेंसिटी है वो लगभग इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी की एनर्जी इनफाइनाइट आ जाए, और इसी को कहा गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट कलर के साइड की जो वेवलेंथ है वहां इनफाइनाइट एनर्जी हो जाना, ठीक। अब ये जो अब क्योंकि ये प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा मैक्स प्लांक ने, साइंटिस्ट मैक्स प्लांक ने किया इसका सॉल्यूशन। उन्होंने क्या कही कि उन्होंने ये कही, इसको मैं रफ कर रहा हूँ इधर से। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई एनक्लोजर है, ठीक है, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो बंद है, आपने उसमें रेडिएशन डाली, उसने एब्जॉर्ब कर ली, अब उस एनक्लोजर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो रिलेक्स जीन्स ने कहा कि भाई स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, ठीक है, हमने मान लिया स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, लेकिन उन स्टेशनरी वेव्स की जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि एक कुछ डेफिनेट अमाउंट में होती हैं। और वो डेफिनेट अमाउंट क्या है, जो इसमें लिख रहा है, द एनर्जी ऑफ वेरियस मोड ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन एन एनक्लोजर, जो अलग अलग मोड हैं स्टेशनरी वेव्स के, जैसे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगी, क्योंकि कुछ ही वैल्यू हो सकती है उसकी। फर्स्ट मोड की ई होगी, सेकंड मोड की 2e होगी, थर्ड मोड की 3e होगी। ई मतलब एनर्जी, मतलब यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और जहां ई है एच न्यू, ठीक है। तो उन्होंने ये कंसीडर किया कि जो एनर्जी है उस स्टेशनरी वेव्स की वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती, उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होगी हर एक मोड की, जो इनसे यानी कि पहले मोड की है, दूसरे मोड की है, तीसरे मोड की है, इस तरह से। तो इसके आधार पर उन्होंने एक स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी के लिए उन्होंने एक लॉ डिराइव किया, जो इस तरह से है, u लैम्डा इक्वल टू 8 पाई hc लैम्डा पावर 5 1 ओवर e टू द पावर hc ओवर बाय लैम्डा kt माइनस 1। तो ये इस तरह का ये लॉ था, काफी भयंकर दिखने वाला लॉ। इसमें ये जो था, इसने इस वाले ग्राफ को, ये क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कर्व है, तो इसने इसको बिल्कुल इससे ये मैच कर गया, और इससे ये वाला जो उन्होंने रिले और जीन्स ने जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी फिर। तो मैक्स प्लांक ने जो ये लॉ जो दिया, इससे ये सही साबित हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसे देखने की कोशिश करते हैं कि सही साबित हो गया का मतलब है कि यू लैम्डा था, सही साबित हो गया का मतलब है कि यदि आप वेवलेंथ, यदि आप छोटी वेवलेंथ की रेंज में देखते हैं उसकी एनर्जी डेंसिटी, तो आपको कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। तो जो एनर्जी डेंसिटी है किसी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एनक्लोजर में, वो मैक्सिमम होती है पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, ठीक है ना। तो जो और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी, ठीक है।
ये जो कर्व है यदि आप इसे अलग अलग टेम्परेचर पर बनाएंगे तो इसकी जो शेप है वो अलग अलग आएगी। तो यदि हम माने कि ये विजिबल रीजन है, यदि हम ऐसा माने तो यदि इसको अलग अलग टेम्परेचर पे बनाएंगे तो मान लीजिए ये हायर टेम्परेचर है, इसे यदि हम कम टेम्परेचर पे बनाएं तो कुछ इस टाइप का बनेगा, और कम टेम्परेचर पे बनाएं तो इस टाइप का बनेगा, और कम टेम्परेचर पे बनाएं तो इस टाइप का बनेगा, और कम पे बनाएं तो इस टाइप का। यानी कि जो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी के लिए जो के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट होती जाती है राइट की तरफ, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाएंगे उस ब्लैक बॉडी का, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए था, ये जैसे जैसे उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो उससे जो कलर एमिट होगा, अब ध्यान दीजिए इस बात को, जैसे जैसे उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कम होगा घटेगा तो उससे जो लाइट एमिट होगी उसकी वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। ये सीधा सीधा इसका इम्प्लीकेशन है। तो जो मैक्स प्लैंक साहब ने जो लॉ डेराइव किया था, क्या कंसीडर करते हुए कि जो उस एनक्लोजर में जो वेव्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि टकरा रही हैं, टकराने से मतलब एनक्लोजर में सब जगह टकरा रही हैं, टकराने से स्टेशनरी वेव्स बना रही हैं, तो उन स्टेशनरी वेव्स की जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि E2 E3 इस तरह से हैं, ठीक है ना। यानी कि उसकी कोई भी डेफिनेट कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं हो सकती, यानी कि हर एक मोड ऑफ वाइब्रेशन की एक डेफिनेट वैल्यू होगी। इसके बाद उन्होंने ये लॉ डिराइव किया। इससे हमें इंप्लीकेशन ये मिला कि जैसे जैसे किसी भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो उसका यदि आप टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे तो उससे जो लाइट निकल रही है, लाइट जो एमिट हो रही है उससे उसकी वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं और देखते हैं कि जो हमारे आसपास जो चीजें हैं क्या हम उस पर इनको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले इसे हम एक बल्ब पर करके देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक हीटर पर को हम करके देखते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक बल्ब है और ये एक हीटर है। हीटर में आप देख सकते हैं फिलामेंट लग रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर भी एक फिलामेंट है। इसे हम जलाएंगे बल्ब को एक बार और एक बार इस हीटर को, और देखेंगे कि जो फिलामेंट जलता है वो उसका टेम्परेचर के साथ और जो फिलामेंट का कलर होता है उसमें क्या रिलेशन है। तो ये इसको करते हैं। तो अब देखिए कि ये हीटर जल रहा है और मैं इसे इसको कैमरे को इसके पास देखिए, जैसे जैसे हीटर जल रहा है तो ये रेड कलर का है, ये रेड लाइट एमिट कर रहा है जो हीटर है, और जैसे जैसे ये गर्म होता जा रहा है और गर्म होता जा रहा है तो इसका जो कलर है हीटिंग एलिमेंट का वो शिफ्ट होता जा रहा है ऑरेंज की तरफ और येलो की तरफ, ठीक है। एक तो ये ऑब्जर्वेशन आप नोट कीजिए। अब देखिए ये बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। अब क्योंकि पता है आपको कि बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, जो ये फिलामेंट जो जल रहा है ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पर होता है, और इसको आप इसका कलर देखिए, इसका कलर किस कलर का आपको लाइट दिखाई दे रही है। ये लगभग येलो वाइट कलर की आपको लाइट दिखाई दे रही है, लगभग येलो कलर का ही जलता है जब ये जलना स्टार्ट करता है। आप देख सकते हैं, मैं इसे जलाता हूँ, देखिए इसे मैं अब से T=0 से नोट कीजिए जब ये जलता है, ठीक है। अभी देखिए ये लगभग येलो कलर का है। अब जैसे ये बुझेगा तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होगा, और जिस कलर का इसका फिलामेंट जिस कलर की लाइट इसका फिलामेंट एमिट करेगा उस पर गौर कीजिएगा। देखिए लगभग रेड पे पहुंच गई, ऑरेंज पे पहुंच गई, ऑरेंज से धीरे धीरे रेड पे पहुंच गई, यानी कि टेम्परेचर कम होते ही उस कलर की वेवलेंथ बढ़ गई, और जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ा उस कलर की वेवलेंथ जिस कलर की लाइट ये बल्ब एमिट कर रहा है उसका फिलामेंट उसकी वेवलेंथ कम हो गई, देख सकते हैं हम, देखिए अब बढ़ गई। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था जिसे क्वांटम फिजिक्स ही एक्सप्लेन कर सकी। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसे जलाता हूँ, देखिए इस
जब हीटर स्टार्ट हुआ था, जलना स्टार्ट हुआ था, तो वो रेडिश कलर की लाइट निकाल रहा था। जैसे जैसे वो काफी गर्म हो गया तो वो येलो ऑरेंज जो उसकी लाइट थी वो ऑरेंज रीजन में चली गई। इसी तरह से जब बल्ब काफी गर्म था तो येलोइश कलर का था, और जैसे जैसे वो ठंडा होना स्टार्ट हुआ तो वो रेडिश और ऑरेंजिश कलर में चला गया। तो ये एक इम्प्लीकेशन है। तो जैसे जैसे इसका जो कर्व बनाया था मैंने यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का था। तो ये किसी फिक्स टेम्परेचर के लिए, सपोज 2000 केल्विन, दिस इज फॉर लोअर टेम्परेचर। ठीक है ना। तो ये वेवलेंथ, तो ये जो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे तो जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। तो लाइट की वेवलेंथ कैसे बढ़ती है? रेड कलर की वेवलेंथ और वायलेट, इसको देखते हैं। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है ना। तो इस एक्सप्लेनेशन से आप उसे इस एक्सपेरिमेंट को कोरिलेट कर सकते हैं।